हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लेंगे सबसे पहले जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिसमें मेनली कार्बन प्रेजेंट हो एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ और एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, बट मेनली क्या प्रेजेंट होना चाहिए? कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे मॉलिक्यूल्स को या ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि बड़ी सारी रिएक्शंस होंगी। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस दिमाग में आती है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस दिमाग में आती है। ठीक है, लोअर क्लासेस में हमने क्या किया था, अगर रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन देखनी थी तो कैसे करते होते थे कि हमारे पास कोई रिएक्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ कंडीशंस होंगी और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन होती थी, ये हमने 10th क्लास में पढ़ी हुई है, 9th 10th क्लास में पढ़ी हुई है। ठीक है, बट अगर हम इलेबोरेट वे में देखना है हमने रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन को, सबसे पहले क्या होता है, रिएक्टेंट को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट होता है एंड रिएजेंट होता है। और उसके बाद यहाँ पे कोई कैटलिस्ट प्रेजेंट हो सकता है। रिएक्शन जो है कौन से सॉल्वेंट में हो रही है, तो सॉल्वेंट प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, कंडीशन में हमारे पास टेम्परेचर की कंडीशन आ सकती है, प्रेशर की कंडीशन आ सकती है, हीट की प्रेजेंस में हो रही है या फिर लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। ये सारी कंडीशंस में आ जाता है। और उसके बाद हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं मिलता, इसके बाद हमें मिलता है इंटरमीडिएट। ठीक है, और इसके साथ साथ या फिर हमें मिल सकती है ट्रांजिशन स्टेट। अब उसके बाद हमें मिलता है प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद हमें मिलता है प्रोडक्ट। ये इलेबोरेट वे में रिएक्शन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस रिएक्शन में हमें देखना है कि सबस्ट्रेट क्या होता है और रिएजेंट क्या होता है। जनरली सबस्ट्रेट जो होते हैं ऐसे स्पीसीज जिनके ऊपर अटैक हो रहा हो, species which get attacked, ऐसे स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट बोलते हैं। और रिएजेंट क्या होता है? जो स्पीसीज अटैक कर रहे हो, दैट मीन्स हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? अटैकिंग स्पीसीज। अब अटैकिंग स्पीसीज क्या होती हैं? दे आर जनरली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगी उनको हम अटैकिंग स्पीसीज बोलेंगे या फिर उनको रिएजेंट बोलेंगे। और जिनके ऊपर अटैक हो रहा है वो जनरली होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं वो सबस्ट्रेट होता है। अब इनको डिफाइन करने के लिए एक वर्ड आता है, एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। अगर हमने इसका मीनिंग देखना है तो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स लविंग स्पीसीज, फाइल का मतलब क्या होता है? लविंग। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। और इलेक्ट्रॉन को लव कौन करेगा? ऑब्वियसली जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगी। ठीक है, एंड न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब होगा? न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। ठीक है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज मीन्स पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज। ठीक है, अगर हम इंटरमीडिएट्स की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट्स आते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, कोई कैटाइन हो सकता है, कार्बोकैटाइन, कोई एनाइन हो सकता है, कार्बोनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल हो सकता है, कार्बन फ्री रेडिकल हो सकता है, कार्बीन हो सकते हैं, कार्बीन्स,
नाइट्रीन, एंड लास्ट टाइप आती है हमारे पास बेंजाइन। ठीक है, सो इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट्स को। अब क्वेश्चन ये आता है कि रिएक्शन हो क्यों रही है। ठीक है, ऐसा क्या हो रहा है कि दो स्पीसीज आपस में रिएक्ट कर रही हैं। सो जो रिएक्शन होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिफरेंस होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि कोई स्पीसीज होगी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी और कोई स्पीसीज होगी जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगी। सो ये दोनों क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान करेंगे। ठीक है, सो अगर आदान प्रदान कैसे होगा इलेक्ट्रॉन्स का? जहाँ पे डिफरेंस आएगा, मींस कहीं पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और कहीं पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। सो हम क्या बोलते हैं मेनली कि रिएक्शन हो रही है तो क्या हो रहा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ पे होंगे? अगर हम जनरली हीट की बात करें, सो हीट का फ्लो कैसे होता है? फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अगर वाटर के फ्लो की बात करें तो वो कहाँ से कहाँ होता है? ये हाइट से लो हाइट की तरफ होता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी कहाँ से कहाँ होगा? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, और ये फ्लो क्यों होता है? रिएक्शन हो क्यों रही है? टू अटेन द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब स्टेबिलिटी कैसे गेन होती है ये सब हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अटैक कैसे हो रहा है, पाथ क्या है अटैक होने का। ठीक है, सो जो पाथवेज होते हैं रिएक्शन के, पाथवेज होते हैं ऑफ रिएक्शंस, इसके ऊपर क्लासिफाई किया गया है रिएक्शन की डिफरेंट टाइप्स को। ठीक है, पाथवे का मतलब क्या है कि कहाँ पे कुछ ऐड हो रहा है, कहाँ पे कुछ एलिमिनेट हो रहा है, या फिर कौन सी रिएक्शन में कुछ रीअरेंज हो रहा है। सो उसके अकॉर्डिंग जो है रिएक्शन की टाइप्स को डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब अगर कोई चीज़ ऐड होती है, ठीक है, नाम से ही हमें पता चल रहा है, अगर कोई चीज़ ऐड होगी या फिर मेनली हम क्या बोलेंगे कि कोई ग्रुप अगर ऐड होगा, सो हम उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एडिशन रिएक्शन। ये हम +1 क्लास में ही कर चुके हैं। ठीक है, जस्ट बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। अगर कोई ग्रुप एलिमिनेट होता है, सो हम उसको क्या बोलेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर कोई ग्रुप रीअरेंज होता है, ठीक है, अगर कोई ग्रुप रीअरेंज होता है, सो हम उसको क्या बोलेंगे? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, अगर कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो रहा है, सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब है कि कोई ग्रुप रिप्लेस हो रहा है, किसी की जगह ले रहा है, सो उसको क्या बोलेंगे हम? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, अब कहीं पे ऐड एलिमिनेट मींस कोई ग्रुप ऐड नहीं हो रहा है बट कुछ कंडीशन से ही रिएक्शंस हो रही है। ठीक है, जैसे हीटिंग कंडीशन है या फिर लाइट की कंडीशन है। ठीक है, सो उससे ही रिएक्शंस होती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम? पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस बोलते हैं। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस बोलते हैं या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम इलेक्ट्रोफाइल को क्लासिफाई करना है, सो कैसे करेंगे? सो इससे पहले आपको कुछ बेसिक जो है वो पता होना चाहिए। आपको पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी में हमने पढ़ा है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं और हमें मिलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करें, सो क्या क्या हो सकते हैं? s ऑर्बिटल हो सकता है, p ऑर्बिटल, फिर d f ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। ये कंबाइन करेंगे तो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे।
जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करें या फिर इनके कॉम्बिनेशन की बात करें, सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जनरली वेव्स फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये मान लो एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये कंबाइन कर रहा है दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रही है, एडिशन हो रही है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। सो इससे क्या हो जाएगा कि वेव्स का एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, एडिशन हो रही है। वैसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल की सबट्रैक्शन भी हो सकती है। यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो रही है। सबट्रैक्शन का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ये सबट्रैक्शन है। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा। ये क्या है, हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, सो एटॉमिक ऑर्बिटल की जब सबट्रैक्शन होती है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है, तो हमें मिलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या मिलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और जब इनकी सबट्रैक्शन होती है तब हमें मिलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, और अगर हम बात करें, सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अब डिफरेंट वेज से कंबाइन हो सकते हैं। ठीक है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं बेसिकली, सो हमें क्या मिलता है, सिग्मा ऑर्बिटल्स भी मिल सकते हैं और पाई ऑर्बिटल्स भी मिल सकते हैं। सिग्मा ऑर्बिटल्स में जनरली क्या होती है, एक्सियल ओवरलैप होती है, एक्सियल ओवरलैप होती है। और ये जो ओवरलैप होती है ये मैक्सिमम होती है। ठीक है, पाई ऑर्बिटल्स कैसे फॉर्म होते हैं, साइड वाइज ओवरलैप से, साइड वाइज ओवरलैप से। ठीक है, अगर हम एल्केन्स की बात करें, एल्केन का मतलब क्या है, एल्केन्स की बात करें मीन्स कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमने वैलेंसी कंप्लीट कर दी कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल की। अगर एल्केन की बात करें, सो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है एक क्या करेगा, कंस्ट्रक्टिवली ओवरलैप करेगा, तो हमें सिग्मा ऑर्बिटल्स मिलेंगे। और सिग्मा ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है ये लो होती है। ठीक है, क्यों लो एनर्जी होती है, क्योंकि यहाँ पे एक्सियल ओवरलैप हो रही है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग है, स्टेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। और जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है। एनर्जी का और स्टेबिलिटी का रिलेशन देखें हम, तो ये ऑपोजिटली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, स्टेबिलिटी, और जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ही वो लेस रिएक्टिव होगा, और जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा वो रिएक्टिव होगा कोई भी मॉलिक्यूल। ठीक है, सो अगर यहाँ पे हम देखें तो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल रहे हैं हमें जब एल्केन के केस में, जब कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो रही है। जब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो सबट्रैक्ट हो रहे हैं आपस में, तो हमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलते हैं और उसको हम सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पर अगर हम यही चीज़ एल्कीन की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम, एल्कीन की बात करें, सो इस केस में हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन कौन से मिल सकते हैं। एल्केन के केस में सो हमें क्या मिल रहा है, सिग्मा मिल रहा है, सिग्मा स्टार मिल रहा है। बट एल्कीन के केस में क्या मिल सकता है, सिग्मा मिल सकता है, सिग्मा स्टार मिल सकता है, और हमें पाई मिल सकता है एंड पाई स्टार मिल सकता है। तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। अगर हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल डायग्राम देखना हो, ठीक है, क्या देखना हो, एनर्जी लेवल डायग्राम देखना हो, सो ये क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम है किसका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। एनर्जी इंक्रीज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, सो सबसे कम एनर्जी जो होती है वो होती है पाई ऑर्बिटल्स की। क्यों होती है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि सबसे कम एनर्जी जो होती है वो सिग्मा ऑर्बिटल्स की होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि ये एक्सियल ओवरलैप है, मैक्सिमम ओवरलैप होती है, स्टेबिलिटी इनके पास बहुत ज़्यादा होती है।
और जिसके पास स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। और उसके बाद हमारे पास आता है पाई। ठीक है, पाई ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि इसमें जो ओवरलैप होती है वो साइड वाइज ओवरलैप होती है। ठीक है, साइड वाइज ओवरलैप से मींस ये इतने अच्छे से ओवरलैप नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी हाई हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग का मतलब क्या है? जैसे लोन पेयर आ गए हमारे पास, लोन पेयर्स आ गए। और उसके बाद एनर्जी होती है पाई स्टार की। पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये। एंड उसके बाद आती है सिग्मा स्टार की। ठीक है, अब जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी ज़्यादा है। इनकी एनर्जी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पे तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो ही नहीं रही है। दो ऑर्बिटल्स के बीच में जो ओवरलैप हो रही है उसमें बहुत खींचातानी है, ये झगड़ रहे हैं आपस में। मीन्स ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। ठीक है, सो ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। और ये क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर की ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो होती है वो कम होती है क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब ये मैंने क्यों पढ़ाया? क्योंकि नेक्स्ट जब हम टॉपिक करेंगे तो ये हेल्प करेगा। अब हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। सो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज कौन सी होंगी? जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जो हैं वो एक्ट कर सकती हैं किसकी तरह? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब इसमें एग्जाम्पल्स देखने हों सो CH3C, CH3, CH3 पॉजिटिव कार्बोकैटायन का केस अगर हम देखें सो ये किसकी तरह एक्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, अगर हम ये वाले कार्बोकैटायन की बात करें सो ये भी एक्ट कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब हम सेकंड केस देखेंगे। सेकंड केस में आता है हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा? जो वैकेंट हो, एम्प्टी हो। ठीक है, और जिसकी एनर्जी लो हो, लो एनर्जी। अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम देखते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, तो हमें पता है यहाँ पे सिग्मा आता है, यहाँ पे पाई आता है, देन नॉन बॉन्डिंग्स आते हैं, देन पाई स्टार आता है एंड उसके बाद सिग्मा स्टार आता है। ठीक है, सो ये वाले जो हैं ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। और एंटी बॉन्डिंग में ये जो होगा पाई स्टार जो होगा वो लो एनर्जी होगा। अगर ये एम्प्टी है सो ये एक्ट कर सकता है किसकी तरह? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, सो ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे हमें बताना है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्या बताना है आपको? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बताना है। सो कार्बोनिल में देखो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट मीन्स जो पाई स्टार होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अगर कोई ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, सो वहाँ पे एम्प्टी लो एनर्जी सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी एक्ट कर सकते हैं किसकी तरह? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अगर इसमें एग्जांपल्स देखें सो हम देख सकते हैं Br2, Cl2 या फिर I2, ये भी एक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा वो कौन सा होगा? सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हमने दो टाइप कर ली। और अगर हम नेक्स्ट टाइप देखें सो नेक्स्ट टाइप में आता है MTP ऑर्बिटल्स। एम्प्टी, ये हम थर्ड टाइप देख रहे हैं, MTP ऑर्बिटल्स। सो अगर हम कुछ मॉलिक्यूल्स की बात करें, जैसे हमारे पास आ गया BF3 या फिर हमारे पास आ जाता है BVR3 या फिर AlCl3। सो ये
ये भी एक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह। कैसे एक्ट कर सकते हैं? BF3 होगा, सॉरी। कैसे एक्ट कर सकते हैं? अगर हम BF3 का एग्जांपल ले, सो बोरोन है, ग्राउंड स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p1, एटॉमिक नंबर 5 है। ग्राउंड स्टेट क्या होती है? जहाँ पे इस मॉलिक्यूल को कोई एनर्जी नहीं मिल रही है, या फिर बोरोन के पास कोई एनर्जी नहीं है। अगर यहाँ पे कोई एनर्जी आ जाती है, ठीक है, सो उसके बाद क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्साइट कर सकते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करेंगे? सो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स तो यहीं पे रहेंगे। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ से, ये p ऑर्बिटल में एक्साइट कर जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक्साइट होने के बाद भी ये जो pz एटॉमिक ऑर्बिटल है ये वैकेंट रह गया, वैकेंट रह गया, एम्प्टी रह गया। दैट मीन्स इसको इलेक्ट्रॉन्स ये ले सकता है, ठीक है। सो ये भी किसकी तरह एक्ट कर सकता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। सो ये मॉलिक्यूल्स हैं कुछ, ये एक्ट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अगर हम फोर्थ टाइप देखें, सो फोर्थ टाइप में आता है हमारे पास एम्प्टी d ऑर्बिटल्स, एम्प्टी d ऑर्बिटल्स। अब एम्प्टी d ऑर्बिटल्स किसके पास होंगे? ट्रांजिशन मेटल्स के पास होंगे। अगर हम एग्जांपल्स देखें, सो TiCl4 FeCl3 ZnBr2, ये भी एक्ट कर सकते हैं किसकी तरह? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रोफाइल्स तो मिलियंस ऑफ हो सकते हैं, ठीक है। सो आपको सिर्फ कंडीशंस देखनी है कि एम्प्टी p ऑर्बिटल तो प्रेजेंट नहीं है, एम्प्टी d ऑर्बिटल तो नहीं है कहीं पे, या फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी कम हो और अगर वो वेकेंट हो, सो वो भी एक्ट कर सकते हैं किसकी तरह? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो होंगी वो एक्ट करेंगी इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब अगर हम एग्जांपल्स देखें जनरली, सो SO3 पॉजिटिव ये एक्ट कर सकती है इलेक्ट्रोफाइल की तरह, NO2 पॉजिटिव, ठीक है, NO2 पॉजिटिव या फिर N2 पॉजिटिव, ये सब किसकी तरह एक्ट कर सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखें न्यूक्लियोफाइल की क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्या देखनी है अब हमने? क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। अब न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज। सो ऐसे स्पीसीज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। सबसे पहले क्लासिफिकेशन में तो क्या लिख सकते हैं हम? नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज वो एक्ट करेंगी न्यूक्लियोफाइल की तरह। सो इसमें आ जाता है OH नेगेटिव, आ जाता है NH2 नेगेटिव, SH नेगेटिव या फिर Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, ये सारे किसकी तरह एक्ट कर सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह। अगर सेकेंड टाइप देखनी है हमें, तो सेकेंड टाइप कैसे देखेंगे हम? कुछ न्यूट्रल स्पीसीज भी एक्ट कर सकती हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह। जरूरी नहीं है कि नेगेटिव चार्ज है सो वही एक्ट करेंगी। न्यूट्रल स्पीसीज जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, जिसके पास क्या प्रेजेंट होने चाहिए? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर इसमें हमें एग्जांपल्स देखने हों, सो अमोनिया आ जाता है NH3, इसके पास लोन पेयर है। वाटर आ जाता है, ठीक है, आयोडीन आ सकता है, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। सो ये सब क्या एक्ट कर सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब थर्ड टाइप आ जाती हैं हमारे पास ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। अब इसमें एग्जांपल्स देखें, सो हमारे पास आ जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr, गिलमैन रिएजेंट R2, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, CuLi, या फिर हमारे पास CH3
3Li ये किसकी तरह एक्ट कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। फोर्थ क्लासिफिकेशन में कोई भी डबल बॉन्ड जिसके ऊपर डबल बॉन्ड है ऐसा ग्रुप, जैसे एल्कीन हो सकता है या फिर बेंजीन हो सकता है, यहाँ पे भी इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये दे सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये आपके पास कोई कार्बोनिल ग्रुप दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें रिएक्टिव सेंटर कौन सा है। ठीक है, अब आपको पता होता है कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है एनर्जी और रिएक्टिविटी का। और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, स्टेबिलिटी कम है मतलब रिएक्टिविटी भी कम है। अब इसके केस में हमें बताना है रिएक्टिव सेंटर। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि इसके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है एंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी है। ये कार्बोनिल जो ग्रुप है ये दो टाइप से एक्ट कर सकता है। इट कैन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, एंड इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। सो आपको सबसे पहले देखना होगा कि ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है दैट मीन्स ये न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है। ठीक है, मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज होगा, चार्ज लविंग स्पीसीज होगा। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होगा। अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखें सो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं एक। यहाँ पे आ गया, हमें पता है सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? सिग्मा की होती है। उसके बाद हमारे पास पाई बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, फिर नॉन बॉन्डिंग आ जाते हैं, फिर पाई स्टार आता है एंड उसके बाद हमारे पास सिग्मा आता है। ये क्या है? एनर्जी का ऑर्डर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। अगर इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है दैट मीन्स उसको इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। ठीक है, सो ऐसे ऑर्बिटल्स जो वेकेंट होंगे, हमने देखा था इलेक्ट्रोफाइल की टाइप्स में। सो वेकेंट लो एनर्जी ऑर्बिटल जो हैं वो एक्ट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल की तरह। सो वेकेंट लो एनर्जी कौन सा है? अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो ये क्या है? पाई स्टार है। इसका पाई स्टार सेंटर जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा और हम एक वर्ड बोलते हैं होमो। ठीक है, होमो क्या है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट, सॉरी यहाँ पे होमो नहीं आएगा, यहाँ पे आता है आपके पास लूमो। क्या आएगा? लूमो। लूमो क्यों आता है मैं बताती हूँ अभी। सो लूमो क्या होता है? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रोफाइल मीन्स उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जो एम्प्टी होगा, अनऑक्यूपाइड होगा, वही एक्ट कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। सो हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं कि जो लूमो है वो एक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहाँ पे लूमो क्या है? पाई स्टार है। और अगर न्यूक्लियोफाइल का केस देखना हो सो हम क्या बोलते हैं? होमो एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, क्योंकि अब न्यूक्लियोफाइल ने तो इलेक्ट्रॉन्स देने हैं तो वो कहाँ से देगा? जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, सो एन जो है मीन्स लोन पेयर जो है यहाँ पे वो एक्ट करेंगे किसकी तरह? न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, एंड लोवेस्ट क्यों होता है यहाँ पे? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स इजीली कहाँ जा सकते हैं? जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम हो। सो ये हमने पढ़ लिया लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में थोड़ा सा एंड होमो के बारे में थोड़ा सा। और अगर हम देखें यहाँ पे सो यहाँ पे इन दोनों के केस में भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा।
ये किसकी तरह एक्ट करेगा? अब न्यूक्लियोफाइल की तरह ही एक्ट करेगा। डबल बॉन्डेड सिस्टम है, ये हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन में। ये क्या है? डबल बॉन्डेड सिस्टम है। सो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा एंड किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर जो होगी वो ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे। सो जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, ठीक है, वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा इजीली डोनेट कर सकता है, जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। सो ये बेटर बेस है, मीन्स इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। सो अगर हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सो सबसे पहले क्या है? जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होंगी, चार्ज स्पीसीज होंगी, वो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा। उसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास होंगे, लोन पेयर, एंड देन पाई बॉन्डेड सिस्टम होगा, पाई बॉन्डेड सिस्टम। फिर उसके बाद आता है सिग्मा बॉन्डेड सिस्टम, ठीक है। सो ये आपको याद रखनी है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे आपको CH3 एक MgBr दिया हुआ है एंड एक दिया हुआ है CH3Cl। अब यहाँ पे ये जो दोनों Cl हैं और CH3 हैं, मिथाइल ग्रुप हैं ये दोनों, इनके बारे में बताना है कि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहे हैं या फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहे हैं। सो इसमें से एक मिथाइल ग्रुप जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा और एक जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ये वाला जो है बेसिकली ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और ये वाला मिथाइल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखने होंगे, ठीक है। बेसिकली क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। सो उनसे हमें पता चलता है कि कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, कौन सा न्यूक्लियोफिलिक। बाकी और भी बहुत कुछ पता चलता है, पर बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए सो इसमें कुछ इफेक्ट आते हैं, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस आ जाएगा या फिर मेसोमेरिक आ जाएगा, रेजोनेंस, फिर मेसोमेरिक। सो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।